हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनस्पोकन बायोलॉजी। आज की क्लास में हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे PYQs हैं जो नीट में आ चुके हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम। देखो, प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम उसकी यूनिट हमें पूछी हुई है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेसिकली कि बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया एंड पर ईयर। मतलब कि एक यूनिट एरिया में और एक ईयर में कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं उस इको सिस्टम की। तो यहाँ पर देखो, आप चारों ऑप्शंस में किसी में ईयर है नहीं है, तो किस में ईयर है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? देखो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना उसको हम मेनार्क बोलते हैं, तो इसका आंसर थर्ड है। अच्छा, मीनोपॉज जो है उसको क्या बोलेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन। जब 45 to 50 की एज में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। अच्छा, ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है जब एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर पढ़ें डायपॉज, ये क्या होता है डायपॉज? देखो, डायपॉज जो है एक स्टेट है जिसमें जो एनिमल होते हैं ना वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं। वो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, एक्टिवेशन में चले जाएंगे, है ना। उनके पास कब जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेते हैं। ठीक है, उस अनफेवरेबल कंडीशन को इवेड करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायपॉज। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, G, R and Y follow independent assortment. If RRYY produce round yellow seed and RRYY produce wrinkle and green seed, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? देखो क्या दिया, कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, राउंड सीड और राउंड एंड येलो सीड। ठीक है, अच्छा, और जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिंकल और ग्रीन सीड। ठीक है, इनमें पूछा है ये क्या है, ये पेरेंट जनरेशन है। जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन मिलेगी हमें, और उसके बाद उनकी सेल्फिंग कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी। F1 जनरेशन में हमें प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या होता है, ये इनकी सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन के प्रोजेनी की तो हमें F2 जनरेशन मिलती है जिसका फिनोटाइपिक रेशो होता है 9:3:1। ठीक है, ये क्या होता है, ये F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशो होता है जो प्रोजेनी आते हैं उनके। ठीक है, अच्छा, अब जो दूसरे रेशोज दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। देखो, ये जो रेशो है ना 9:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशो है किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। मतलब कि जब हम दो करेक्टर को एक साथ जब स्टडी करें, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं उसको, तो उनका उसका रेशो है। और जो 3:1 है ये फिनोटाइपिक रेशो है किसका, फिनोटाइपिक रेशो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, और इसके अलावा जो 1:2:1 है ये जीनोटाइपिक रेशो है। जीनोटाइपिक रेशो किसका है, ये जीनोटाइपिक रेशो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, 9:7 ये क्या है, ये रेशो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, देखो थोड़ा समझते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन जब दो जीन जो है डोमिनेंट फॉर्म में आए और फिनोटाइपिक
करेक्टर को इफेक्ट करते हैं, और लेकिन उनको डोमिनेंट फॉर्म में ही आना है। जैसे कि सी पी जो है वो पर्पल कलर देता है, ठीक है। और अगर सी जो जीन है वो स्मॉल लेटर में आए, मतलब कि रिसेसिव फॉर्म में आए, और पी कैपिटल में आ जाए, या फिर सी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में आए, या पी जो है वो रिसेसिव फॉर्म में आए, या फिर सी और पी दोनों रिसेसिव फॉर्म में आए, तो ये क्या शो करेंगे? कलरलेस। जो फ्लावर का कलर होगा वो कैसा होगा? कलरलेस होगा, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन में एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है कि डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको जो है वो यूज किया जा सकता है रिकम्बिनेंट डीएनए की जगह, यहाँ उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, दूसरा, स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट आर फाउंड नियर द वेल्स इन द एग्रोस जेल। देखो इसको समझते हैं एक बार। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, उसमें क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो जेल है इस तरह से होती है, और इसमें वॉल्स बनी होती है, ठीक है, वेल्स बनी होती है। इन वेल्स में हम क्या करते हैं? डीएनए को लोड करते हैं, और इसके दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये एनोड है या ये कैथोड है, ये एनोड है या कैथोड है। इसको सिंपली आपको रखना नहीं है, इसको समझना है। कैसे समझना है? देखो, डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? हम डीएनए सैंपल लोड करते हैं, डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर वो इलेक्ट्रोड होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो, जो एनोड होता है ना, एनोड एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है? देखो, जो एनायंस होते हैं, एनायंस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड हमेशा एनायंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो एनोड होगा वो किसको, और एक डीएनए पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो एक तरह से एनायन है, और किसकी तरफ जाएगा? ये जाएगा एनोड की तरफ जाएगा, इसलिए एनोड पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और तो अगर एक तरफ एनोड है तो दूसरी तरफ क्या होगी? दूसरी तरफ होगी कैथोड। समझ में आया नहीं है? दूसरी तरफ कैथोड होगी, ठीक है। चलो, और कैथोड पर यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, क्यों? कैथोड हमेशा अट्रैक्ट करता है कैटायंस को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि जो स्मॉलर साइज के डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो नियर एनोड ऑब्जर्व होते हैं, बिल्कुल। क्यों? जितना छोटा होगा उतनी तेज भागेगा, तो स्मॉलर साइज के एनोड के पास पाए जाएंगे, और जो जितना मोटा होगा उस पर भागा नहीं जाएगा, तो वो कैथोड के पास पाए जाएंगे डीएनए के फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर बोथ करेक्ट। चलो, अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? देखो, माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल 1 से 2 में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो वो ग्रोथ तो रेगुलेट करेंगे नहीं, है ना, और डीएनए को भी सिंथेसाइज नहीं करेंगे ना, रिपेयर करेंगे डीएनए की, वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं। इसका आंसर क्या है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, how many meiotic and mitotic division needs to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? देखो कि कितने मियोटिक और माइटोटिक डिविजन्स होते हैं एम्ब्रियो एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइटा को बनने के लिए फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल से। देखो, मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी क्या होती है? ये डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो एक तो इसमें होगा डिवीजन मियोसिस, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए। और मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4 सेल बनती हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 सेल होंगी, ये 4 सेल कैसी होंगी? ये होंगी हैप्लॉइड, ठीक है। इसमें से जो 3 सेल होंगी ना, ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी डीजेनरेट, ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाएंगी। और एक क्या बचेगी? एक मेगास्पोर बच जाएगा, ये जो कि इसको क्या बोलेंगे? ये होगा फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अब इसमें क्या होगा? अब इसकी प्लॉइडी क्या है? इसकी प्लॉइडी है एन, यानी कि ये हैप्लॉइड है,
इसमें क्या होगा, इसमें होंगे माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि अब इसको मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा बनना है। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा बनने के लिए हमें 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। कैसे कैसे, देखो इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट साइड पे चले जाएंगे सेल के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा डिवीजन होगा, तो 2 से कितने बनेंगे, 4 सेल बन जाएंगे। फिर तीसरा डिवीजन होता है, 4 से कितने, 8 सेल बन जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 6, और 2 जो है वो मिड में आ जाएंगे। क्या बोलेंगे इसको, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक बार डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो 3 सेल हैं, ये किसकी तरफ है, चैलाज़ल एंड की तरफ है, ठीक है, चलाज़ल एंड की तरफ है। इनको क्या बोलते हैं, एंटीपोगल सेल्स। और यहाँ पर ये जो 3 सेल्स होती हैं, ये इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें भी 3 सेल होती हैं। जो पहली वाली सेल होती है ना, इसको बोलते हैं एग सेल, और जो 2 सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड। जो सिनर्जिड होती है ना, उस पर इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या होते हैं, बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले ना हमें एक चीज समझनी होगी, हम एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है। इस एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप समझो कि 1 2 3 एंड 4 4 चेन है, ठीक है। और इसमें से जो 4 चेन है, देखो ये वाली चेन बड़ी है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हैवी चेन। तो 2 कैसी है, 2 इसमें हैवी चेन है, ठीक है। 2 चेन कैसी है, 2 छोटी चेन है, तो इसको क्या बोल देंगे, हैवी एंड लाइट चेन। और ये जो दोनों चेन है ना, आपस में कनेक्ट किससे हैं, देखो ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। थर्ड थिंग, अच्छा फोर्थ थिंग देखो, इसमें इसमें कुछ रीजन्स हैं। देखो यहाँ पर ये वाला रीजन है, यहाँ पर ये रीजन है, यहाँ पर ये रीजन है ना। ये जो रीजन है यहाँ पर एन लिखा हुआ है, मतलब ये कैसा टर्मिनल है इसका, ये एन टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी सी, यानी कि ये कैसा टर्मिनल है इसका, ये इसका सी टर्मिनल है, ठीक है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो सी टर्मिनल जो है यहाँ पर ये रीजन कैसा है, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। सी टर्मिनल कांस्टेंट रीजन, सी फॉर कांस्टेंट। और एन टर्मिनल कैसा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एन टर्मिनल पर। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो यहाँ पर कांस्टेंट रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल रीजन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन, सही बात है, हमने अभी पढ़ा था। द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, गलत बात है। तो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन सी है, इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है, इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड एंड थर्ड होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिडक्टिव डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है। जो फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता है ना, और उसमें जो प्रोडक्शन डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाती है, ठीक है। द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल एज कम्पेयर टू फीमेल, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, फीमेल में बहुत लंबा गैप होता है ना। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, और सेकंड मियोटिक डिवीजन जो है वो
कंप्लीट होता है जब प्यूबर्टी आ जाती है। तो देखो कितना लंबा गैप हो जाता है। और प्यूबर्टी जनरली फीमेल्स में 13 to 14 की एज में आती है ना। और जो मेल की बात करें, मेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट म्योटिक और सेकंड म्योटिक डिवीजन जो होता है मेल में, वो प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होता है। तो ये वाली जो चीज, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है फीमेल में, वो सेकेंडरी oocyte से रिलेटेड होती है, ना कि प्राइमरी oocyte से। LH सर्ज leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding। नहीं, LH जो होता है वो ओव्यूलेशन से रिलेटेड होता है। LH सर्च रिलेटेड टू ओव्यूलेशन। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो रिलेटेड होता है एंडोमेटेरियल लाइनिंग से। अच्छा चलो इसको जो समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये oogenesis का डायग्राम है। यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर देखो oogonia है, ठीक है। ये जो oogonia है ये क्या है, ये 2n है। इसमें क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। माइटोसिस होंगे तो बहुत सारे oogonia बनेंगे, ठीक है। और वो ग्रो करेंगे तो क्या बनेंगे, हमारे प्राइमरी oocyte बनेंगे। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी, देखो माइटोसिस हुआ है तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, तो प्राइमरी oocyte कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगा कब, देखो बर्थ से पहले फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया, मतलब फीटल लाइफ में जो म्योटिक डिवीजन है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बर्थ के बाद चाइल्डहुड आया, प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी पर वो जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, सेकेंडरी oocyte से एसोसिएटेड है। फिर सेकेंडरी oocyte में जब सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा ना, उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी ओवम बनेंगे, ठीक है। तो ओवम जो होगा वो कब बनेगा, ये भी जो म्योटिक डिवीजन होता है ना, ये तब होता है जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड विद असर्शन। अच्छा, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। Cell of tapetum possess in cytoplasm and generally have more than one nucleus. Presence of more than one nucleus in tapetum increase efficiency of nourishing developing microspore mother cell। सही बात है बिल्कुल। जो टैप्टम होता है ना, वो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, ताकि वो जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनको नरिशमेंट दे सके। देखो यहाँ पर ये जो, देखो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। डायग्राम में देखो जो सबसे आउटर लेयर होती है ना एंथर की, ये डायग्राम एंथर का डायग्राम है। और जो सबसे आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, वो एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर होती है। उसके बाद आती है एंडोथीसियम, ठीक है। उसके बाद आती है मिडल लेयर। ये जो तीनों लेयर होती है ना, ये जनरली प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का। और जब एंथर डाइजेशन करता है, मतलब कि स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करती है, पोलन स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करती है। और जो फोर्थ लेयर है ना, ये वाली, ये किसकी है, ये टैप्टम की है। देखो कितनी बड़ी बड़ी सेल दे रखी है यहाँ पे। और इसमें क्यों, क्योंकि इसमें डेंस साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद बात करें, ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। Blue and white selectable marker have been developed to which differentiate recombinant colony from non-recombinant colony on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। ठीक है, ये जो है ये स्टेटमेंट दे रखी है हमें, ठीक है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट अबाउट दिस मेथड। देखो पहले मेथड समझो, ये जो मेथड है ना, ये बेस्ड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है जब किसी रिकम्बिनेंट जीन को हम प्लाज्मिक में एंटर करते हैं ना, ठीक है। तो उस प्लाज्मिक में होता क्या है, देखो समझो इसको। लेट्स सपोज ये कोई प्लाज्मिक, ठीक है, और इस प्लाज्मिक में ये वाला जीन है, ठीक है। और ये जीन जो है ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम कौन सा एंजाइम, लेट्स सपोज ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्रोमोजन सब्सटेंस के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू कलर। अब हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके बीच में अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, अपना जो फॉरेन जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। मतलब ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, देखो इस तरह से, और जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर दिया। मतलब कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जो जीन था उसको हमने हाफ ऑफ कर दिया, मतलब उसको हमने इनएक्टिव कर दिया। कैसे इनएक्टिव हुआ, वो इंसर्ट की वजह से इनएक्टिव हुआ। किसके इंसर्ट की वजह से इनएक्टिव हुआ, वो जो हमारा फॉरेन जीन है उसके इंसर्ट की वजह से वो इनएक्टिव हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा तो ये जीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, अब जब क्रोमोजन सब्सटेंस प्रेजेंट होगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुका है। तो ये जो क्रोमोजन सब्सटेंस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको मिलेगा नहीं और ये ब्लू कलर देगा नहीं। मतलब कलर कैसा आएगा, कलर आएगा व्हाइट। समझ में आया, मतलब कि अगर रिकम्बिनेंट डीएनए होगा तो क्या कलर शो करेगा, व्हाइट। अगर रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा तो क्या कलर शो करेगा, ब्लू। मतलब कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब अगर ब्लू कॉलोनी है तो उस कॉलोनी में रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ है। अगर व्हाइट कॉलोनी है तो उस कॉलोनी में रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इससे हम स्क्रीन करते हैं। देखो, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड, सही बात है, सॉरी गलत बात है। दे हैव आइडेंटिफाई एज रिकम्बिनेंट कॉलोनी, बिल्कुल गलत बात है। द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर have DNA insert in plasmid and as identified as recombinant colony, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन हम और भी करें और इसी तरह से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करें, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।